हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आनंद केवट आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक एनपीएस सब्सक्राइबर की किसी कारण से अगर डेथ होती है ड्यूरिंग सर्विस, तो वो किस तरह ओल्ड पेंशन स्कीम का फ़ायदा लेकर अपना जो है अपने फैमिली के लिए ज़्यादा बेनिफिट उठा सकता है। तो मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो ओल्ड पेंशन स्कीम का न्यू पेंशन स्कीम के वाले सब्सक्राइबर के लिए क्या बेनिफिट हो सकता है, उसके लिए 2009 में एक ऑफिस मेमोरेंडम आया था, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उसमें क्या क्लॉज थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ डीसीआरजी, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुइटी, एक जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम में मिलती थी, न्यू पेंशन स्कीम के सब्सक्राइबर के लिए किस तरह वो इस बेनिफिट ओपीएस का फ़ायदा उठा सकता है, उसके बारे में चर्चा है। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें जो है आपको इस लेटर के अनुसार, इस मेमोरेंडम के हिसाब से उसमें 4 कंडीशन दी हुई है कि क्या क्या कंडीशन में क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं कि एम्प्लॉय को। उसके लिए क्या हो रहा है, क्या रहेगा कि उसको इस ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार उस पेंशनर, उस एम्प्लॉय को अपने लिए एक ऑप्शन चुनना पड़ेगा कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम का फ़ायदा लेना चाहते हो या न्यू पेंशन स्कीम का फ़ायदा। उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा कर देंगे, उसके आगे उसके बारे में बताएंगे। तो पहले उसमें उस कैटेगरी, उसमें 4 कैटेगरी है। ए कैटेगरी दिया हुआ है कि मतलब उसमें क्या कंडीशन हो सकती है। तो रिटायरमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस ऑन इनवैलिडेशन नॉट अट्रीब्यूटेड टू गवर्नमेंट ड्यूटी। नॉट अट्रीब्यूटेबल मतलब कि वो ऑन ड्यूटी नहीं था, इस प्रकार से उसको इन शॉर्ट, इन ब्रीफ उसको बोल सकते हैं, ऑन ड्यूटी नहीं था। उसकी अगर किसी कारण से अगर वो इनवैलिड होता है, इनवैलिड मीन्स ऐसी कंडीशन हो जाती है कि वो आगे की ड्यूटी नहीं कर पाता है, तो उसको बोलते हैं इनवैलिडेशन। तो उस कंडीशन में उस एम्प्लॉय को मिलेगा एक इनवैलिड पेंशन मिलेगी, दूसरा मिलेगा उसको रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। दूसरी कंडीशन आ जाती है कि डेथ इन सर्विस नॉट अट्रीब्यूटेबल टू गवर्नमेंट ड्यूटी। गवर्नमेंट ड्यूटी न करते हुए उसकी डेथ हो जाती है सर्विस के दौरान, तो उस कंडीशन में क्या है, उस कंडीशन में उसको फैमिली पेंशन मिलेगी, उसके साथ उसको डेथ ग्रेच्युटी मिलेगी, जो कि और पेंशन स्कीम ऑलरेडी मतलब सभी को मिल ही रही है। तीसरी कंडीशन आ जाएगी कि डिस्चार्ज फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस ड्यू टू डिसीज इंजरी एट्रीब्यूटेबल टू गवर्नमेंट काम। उसको कोई डिजीज और इंजरी हो जाती है ड्यूटी करते हुए, ड्यूटी के दौरान, तो उस कंडीशन के लिए डिसीज या इंजरी एट्रीब्यूटेबल, तो उस कंडीशन में उसको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। ऐसा डिसेबल हो गया है कि आगे वो ड्यूटी नहीं कर सकता है, तो डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी और रिटायरमेंट ग्रेच्युटी मिलेगी। चौथी कंडीशन आ गई डेथ इन सर्विस एट्रीब्यूटेबल टू गवर्नमेंट ड्यूटी, मतलब ऐसे ड्यूटी के दौरान अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में उसको क्या मिलेगी। तो उस कंडीशन में मिलती है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, और दूसरा मिलती है उसको डेथ ग्रेच्युटी। तो अब इसके हम जो क्लॉज है, बी जो पॉइंट है, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि किस तरह होगा। डेथ इन सर्विस नॉट एट्रीब्यूटेबल टू गवर्नमेंट ड्यूटी, गवर्नमेंट ड्यूटी के दौरान नहीं, उसकी मतलब की कंडीशन में नहीं कि डेथ हो जाती है, तो उसको अगर वो एम्प्लाई के जो डिपेंडेंट है अगर वो ऑप्शन चूज करते हैं, तो उनको एज पर रूल 54 सीसीएस पेंशन रूल 1972 के हिसाब से उसको बेनिफिट मिल जा सकते हैं, और साथ ही साथ उसको डेथ ग्रेजुएटी भी मिलेगी रूल 54 के अनुसार, रूल नंबर 1972। अब फैमिली पेंशन क्या होती है? फैमिली पेंशन मतलब जब एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, उसके बाद में जो उसकी डिपेंडेंट फैमिली रहती है उसको एक फैमिली पेंशन मिलती है। तो उसको एम्प्लॉय की डेथ हो चुकी है, इसलिए उसको एनहांस फैमिली पेंशन मिलेगी और एक नॉर्मल फैमिली पेंशन मिलेगी। 2 टाइप की पेंशन मिलती है फैमिली पेंशन, तो उसमें हम दोनों के लिए अलग अलग चर्चा करेंगे कि इनहांस फैमिली पेंशन क्या होती है। तो अब देखते हैं कि इनहांस फैमिली पेंशन क्या होती है और किस पीरियड के मिलते हैं। तो इनहांस फैमिली पेंशन होती है जो कि एम्प्लॉय की डेथ के बाद, नहीं रहने के बाद, 10 साल के अगले 10 साल के लिए उसको इनहांस फैमिली पेंशन मिलती है। उसका कैलकुलेशन होता है कि जो बेसिक पे होता है उसका 50%, जो एम्प्लॉय ने लास्ट ड्रॉन किया था उसके 50% के हिसाब से उसका पेंशन फिक्स होती है। उसके साथ साथ जो उसका बेसिक पेंशन अमाउंट में आएगा, उसके ऊपर उसको डीए और डीआर जो भी अप्लीकेबल होगा करेंगे वो मिलेगा।
इस प्रकार देख लेते हैं कि इनहांस फैमिली पेंशन में 50% ऑफ लास्ट बेसिक पे प्लस DA/DR। DA तो जो मिलता है एम्प्लॉय को, वो DR मतलब रिटायरमेंट के बाद उसको बोलते हैं DR, उस समय उसको DA नहीं बोलते हैं, डियरनेस रिलीफ बोला जाता है, जो भी करंट रेट आएगा उसके हिसाब से। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लेंगे कि किस तरह जो है उसको फैमिली पेंशन का कैलकुलेशन रहेगा। ये कुछ लाइन आ गई है इस पे। तो एक एम्प्लॉय है जिसकी कि 15 मार्च 2021 को डेथ हो गई थी, और उसको जो है बेसिक जो है उसका 50,000 था। तो इस कंडीशन में दोस्तों हम देखेंगे किस तरह उसको बेनिफिट मिलेगा। ये हम उनका 50%, 50,000 का 50% जो है उसका बेसिक आ जाएगा, बेसिक पेंशन आ जाएगा। उसका 25% अपन उसका समझ लेते हैं कि DA मिला था उसको, 15 मार्च को उसकी डेथ हुई थी। बेसिक पर 50,000 और 25 उसका बेसिक था। उस कंडीशन में उसके बाद में ये जो उसका कैलकुलेशन आ जाएगा, 50,000 उसका बेसिक पेंशन आ जाएगा, और 6,250 उसका DA मिलने लगेगा उसको, मतलब DR मिलेगा। उसके बाद में उसकी 31,250 उसकी पेंशन हो जाएगी। दूसरी, दिस अमाउंट विल बी पेड फ्रॉम 16 मार्च अब 2021 से मिलेगा उसको, जो कि 15 मार्च 2031 तक उसको 10 साल के लिए अमाउंट मिलेगा। अब देख लेते हैं कि नॉर्मल फैमिली पेंशन क्या होती है। नॉर्मल फैमिली पेंशन का क्या रेट होता है, किस तरह। तो नॉर्मल फैमिली पेंशन को मिलता है 30% ऑफ लास्ट बेसिक पे ड्रॉन बाय द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ने जो भी बेसिक पे था उसका 30%, उसका 30% लास्ट ड्रॉ किया था, उसका 30% उसको पेंशन मिलेगा, फैमिली पेंशन। उसके साथ साथ उसको DA/DR विल बी पेड एडिशन। नॉर्मल फैमिली पेंशन विल स्टार्ट फ्रॉम 16 मार्च 2021 से, मतलब जब इनहांस फैमिली पेंशन खत्म हो जाएगी उसके बाद में उसको ये पेंशन मिलने लग जाएगी। तो ये हम देखेंगे कि यहाँ पर कैलकुलेशन में आपको कितना जो है उसको पेंशन में स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो है 16 मार्च 31 के बाद में उसको जो है फैमिली पेंशन स्टार्ट होगी, जो कि 30% ऑफ लास्ट बेसिक पे ड्रॉन बाय द ये मिलेगा। 30% ऑफ 50,000, और उसके बाद में 25% जो DR मिलेगा वो 25% रहेगा। तो उसके बाद दोस्तों अगर कैलकुलेट करेंगे तो 16,667 रुपये प्लस 6,250 रुपये उसकी पेंशन के रूप में मिलेगा, जो कि हो जाएगा 22,970 रुपीज़ पर मंथ। अब ये देखेंगे कि ये किस तरह एक एम्प्लॉय के डिपेंडेंट जो है उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो उसके लिए ऑप्शन, उस मेमोरेंडम के हिसाब से उसको एक ऑप्शन देना पड़ेगा कि वो जो है NPS का कॉर्पस जमा करेगा और उसके बाद में ओल्ड पेंशन स्कीम का फ़ायदा लेगा। तो उसके लिए ये उसी के बारे में लिखा है, द रिसीव NPS अकोमुलेशन विद गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इस पर NPS रूल के हिसाब जो NPS में उसका अकोमुलेशन था उसको वो जमा कर देगा, और जमा अगर करके उसके बाद में ओल्ड पेंशन स्कीम का फ़ायदा ले सकता है, या फिर वो चाहे तो वो NPS का अक्यूमुलेशन रिसीव कर लेगा और उसके हिसाब से जो पेंशन मिलेगी वो ले सकता है। मतलब यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन दिया है, चॉइस दी हुई है कि जब जिसमें बेनिफिट हो आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो इसमें मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि जिस NPS सब्सक्राइबर की सर्विस लेंथ ऑफ सर्विस अगर कम है तो उसके लिए ऑप्शन ये फैमिली पेंशन वाला जो ऑप्शन है CCS 1972 का रूल नंबर 54, ये अगर वो उसके फैमिली डिपेंडेंट अगर चूज़ करते हैं तो ये उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा।
तो इसके लिए डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर को जो है एक एप्लीकेशन रहेगा, उसके में ये चीज़ ऑप्शन में भर के देनी पड़ेगी। उसके साथ साथ एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 भी होते हैं, ये चीज़ें भर के उसको एम्प्लॉय को देनी होती है। उसके बाद में उसको जो है एनपीएस का जो कॉर्पस है वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट फंड में जमा हो जाता है। उसके बाद में उसको इस रूल के हिसाब से उसको पेंशन, इनहैंस फैमिली पेंशन और फैमिली पेंशन मिल जाती है। अब बताना चाहूँगा कि जो फैमिली पेंशन में जो पैसा मतलब मिलती है, वो फैमिली पेंशन जो है किस फैमिली पेंशन के बारे में क्या रूल है। तो द एम्प्लॉय हैज़ नो कंट्रोल ओवर द फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन पे एम्प्लॉय का इच्छा नहीं है कि वो किसको लेना चाहे, किसको मिलेगा, क्योंकि फैमिली पेंशन में जो डेजिग्नेटेड इंटाइटलमेंट फैमिली मेम्बर है उन्हीं को मिलती है। उसमें एम्प्लॉय का चॉइस या नॉमिनी उसके लिए नहीं चलता है। तो ये उसको आप एक सक्सेशन सर्टिफिकेट दे के बोलो कि हमें फैमिली पेंशन मिल जाए, तो वैसा नहीं मिलेगा। जो डिसिग्नेटेड एम्प्लॉय मतलब फैमिली मेम्बर रहेंगे उन्हीं को मिलेगा। आगे मैं बताऊंगा कौन उनके लिए इंटाइटल रहेंगे। नो अदर पर्सन एक्सेप्ट दो डेजिग्नेटेड अंडर द रूल। इस रूल में जो बैठेंगे उनके अलावा कोई भी पर्सन को जो है वो इंटाइटल नहीं रहेगा फैमिली पेंशन के लिए। अब देखते हैं कि एडमिसिबिलिटी ऑफ फैमिली पेंशन रूल नंबर 2 क्या एडमिसिबिलिटी रहेगी। तो आफ्टर कंप्लीजन ऑफ 1 ईयर, 1 साल उसका एम्प्लॉय का कंप्लीट कर लेता है सर्विस का, कंटिन्यूस सर्विस का, और उसके बाद अगर उसके साथ में मिसहैपनिंग होती है तो उस कंडीशन में उसको जो है फैमिली पेंशन दी जाती है, इनहैंस फैमिली पेंशन। और एक और कंडीशन कि अगर कोई एम्प्लॉय 1 साल नहीं हुआ उसका, और अगर उसकी किसी कारण से मिसहैपनिंग होती है, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा कि जो एम्प्लॉय है उसका जिस समय उसने ड्यूटी ज्वाइन किया था उससे पहले अगर प्रियोर में अगर कोई अप्रोप्रिएट मेडिकल जो है अथॉरिटी ने अगर उसको चेक किया है, तो उस कंडीशन में, और उसने अगर उसको फिट बताया है सर्विस के लिए, तो उस कंडीशन में उसके साथ में 1 साल का कंटिन्यूस पीरियड नहीं लेकर रहेगा, उसको भी फैमिली पेंशन दी जाएगी। अगर कोई रेलवे मतलब कोई भी एम्प्लॉय है जो रिटायर हो जाता है और रिटायर के बाद में उसकी डेथ होती है, तो उस कंडीशन में भी उसको ये एनहांस फैमिली पेंशन का फायदा मिलता है। अब देखते हैं कि कौन कौन होते हैं डिपेंडेंट होते हैं, उनकी क्या प्रायोरिटी होती है। ये रूल नंबर 6 में दिया हुआ है, सब रूल नंबर 6 में। तो उसमें सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगी स्पाउस की। अगर हस्बैंड के साथ मिसहैपनिंग हुई तो उसकी वाइफ के साथ हुई तो हस्बैंड, इस टाइप से स्पाउस कराएगा। सेकंड आ जाएगा आफ्टर देन चिल्ड्रन, देन पेरेंट्स आएंगे, एंड देन सिबलिंग्स। इफ सिबलिंग इज डिसेबल्ड, अगर वो डिसेबल है तो उस कंडीशन में ही उसको जो है फैमिली पेंशन दी जाती है। अब रेट ऑफ इनहांस फैमिली पेंशन। इनहांस फैमिली पेंशन 2 कंडीशन में हो सकती है, या तो वो सर्विस में उसकी डेथ हुई है तो ड्यूरिंग सर्विस, और दूसरा होती है कि आफ्टर रिटायरमेंट, डेथ आफ्टर रिटायरमेंट। ड्यूरिंग सर्विस में हुई तो 50% प्लस लास्ट बेसिक पे प्लस DA NDR मिलेगा। और ये पीरियड जो है मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 10 ईयर का रहेगा, 10 ईयर तक ये इनहांस फैमिली पेंशन मिलेगी। और अगर डेथ आफ्टर रिटायरमेंट हुई है तो भी सेम रेट पे मिलेगी, 50% ऑफ लास्ट बेसिस पे डाउन। लेकिन एक डिफरेंस ये हो जाएगा कि यहाँ पर वो 10 ईयर का जो क्लॉज है वो नहीं रहेगा। यहाँ पर जब जो पेंशनर था उसकी एज 67 की अगर होगी, उस एज तक उसको जो है फैमिली पेंशन मिलेगी। अब होती है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के लिए क्या कंडीशन है कि जो अगर एम्प्लॉय की डेथ हुई है तो उसकी जो उसका इनहैंस फैमिली पेंशन का जो पीरियड है 10 साल, जब वो ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद में उसको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिलेगी। अब ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन किस रेट पे मिलेगी, तो 30% ऑफ लास्ट बेसिक प्लस DA NDR, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब देखते हैं मैक्सिमम लिमिट ऑफ एनहांस फैमिली पेंशन। ये कुछ लाइन आ रही है, मैं उसको यूज कर लेता हूँ। तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ इनहांस फैमिली पेंशन की जो है मैक्सिमम लिमिट है वो 1,25,000 पर मंथ है। ऑर्डिनरी पेंशन जो मिलेगी वो उसका जो मैक्सिमम लिमिट है 75,000 है। तो अब देखेंगे कि दोस्तों कि अगर कोई चाइल्ड है
अगर कोई बच्चा है जिसके मदर फादर दोनों अगर सर्विस में थे और दोनों की किसी के कारण से उनमें सेटलिंग अगर होती है, तो उस कंडीशन में उसको जो है फैमिली पेंशन, इनहेंस फैमिली पेंशन जो 1,25,000 है, उससे अगर ज़्यादा होती है दोनों की मिला के, तो उसको 1,25,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगी। मतलब ये जो मैक्सिमम लिमिट है उसकी 1,25,000 की है। और अगर ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है तो उसके लिए 75,000 रुपये है। अब नॉन एडमिसिबिलिटी ऑफ फैमिली पेंशन, मतलब किस कंडीशन में किसको नहीं मिलेगी। तो उस कंडीशन में अगर कोई पर्सन कन्विक्ट होता है अगर किसी के मर्डर के लिए या वेटिंग इन मर्डर अगर रहता है, तो उस कंडीशन में उस फैमिली मेम्बर को जो है पेंशन नहीं दी जाएगी और उसका जो नेक्स्ट एलिजिबल मेंबर रहेगा उसको फैमिली पेंशन दी जाएगी। अब देखते हैं कि फैमिली पेंशन ऑफ मिसिंग एम्प्लॉय और पेंशनर। अगर मान लो किसी कोई व्यक्ति को फैमिली पेंशन मिल रही है और वो पेंशनर अगर या तो अगर वो मिसिंग हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा? उस कंडीशन में रहेगा कि जिसको मिसिंग हुए अगर मान लो 6 महीने का पीरियड हो जाता है, उस 6 महीने के बाद में वो अप्लाई कर सकता है कि एम्प्लॉय मिसिंग है। और उसके लिए उसको पुलिस में जो रिपोर्ट कराएगा FIR, या फिर उसकी जो पुलिस की जनरल डेली डायरी में जो रिपोर्ट दर्ज कराएगा, उसका एक प्रूफ देना पड़ेगा एप्लीकेशन के साथ में। और ये जो है डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर कैन अप्लाई फॉर पेंशन और ग्रेजुटी। इसके लिए वो अप्लाई कहाँ करेगा? हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर लास्ट में उसने जो उसका हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन था वहाँ पर उस ऑफिस में उसको अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखते हैं सेक्शन ऑफ फैमिली इन केस ऑफ डिक्रीज पेंशनर। सेक्शन ऑफ फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन उसको डिक्रीज पेंशनर को क्या मिलेगी? तो अगर जो स्पाउस का नाम है PPO में, जब PPO बनता है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर जब बनता है, तो उसमें जो फैमिली मेम्बर के डिटेल रहती है, बच्चों का फोटो और उनके एज वगैरह सब कुछ लिखी रहती है, तो उसमें उस हिसाब से जो स्पाउस है वो उसका नाम ऑटोमेटिकली जो है फैमिली पेंशन के लिए आ जाएगा। उसके लिए बस उसको जो है डिपेंडेंट को उसके इन राइटिंग में उसकी पेंशनर की डेथ इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो दोस्तों ये था मेरा आज की एक छोटी सी शुरुआत की थी, किस तरह एक फैमिली मेम्बर या न्यू पेंशन इसका पेंशन NPS वाला सब्सक्राइबर किस तरह ओल्ड पेंशन स्कीम का बेनिफिट लेके मतलब अगर उसको पसंद है तो वो उसको ऑप्शन को चूज़ कर सकता है। उसके लिए कौन सा ऑफिस मेमोरेंडम था उसके बारे में मैंने आपको चर्चा की। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीडियो की मैं तैयारी करता हूँ कुछ नए टॉपिक पे, कुछ नए चीज़ों की जो मुझे पता है मैं उस चीज़ को आपको शेयर करूँगा, ताकि मेरा भी उसको एक्सप्लेन करने का तरीका मतलब इम्प्रूव हो सके। तो चलिए दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।